बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दी जाए, ये कहना है वफाकी वज़रा आज़म स्वाति साहब का। और आज जब उन्होंने ये बयान दिया तो जाहिर है सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर ये बयान सामने आया, जहां पर ईवीएम मशीन के मामलात पर काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर बातचीत हो रही थी और हो रही है, लेकिन इस ईवीएम मशीन की तो बात कहीं शायद पीछे रह गई। अब बात सामने ये आ गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति साहब ने इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि वो पैसे बटोरती है और पैसे ले चुकी है। फवाद चौधरी साहब अभी मोन्टाज में कह रहे थे कि माउथ पीस बन गए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन के। तो ये संगीन इल्जामात हैं जो कि जाहिर मौजूदा हुकूमत लगा रही है, और हुकूमत वक्त ये चाहती है कि आइंदा इंतखाबात ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इसका इनेकाद करवाया जाए। लेकिन क्या ये हो सकता है या नहीं, इस पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। कुछ आजाद इदारे हैं जिसमें फाफन का नाम आता है, उनसे जरूर बात कर लेते हैं कि जब इस तरह के मामला सामने आ जाएं तो फिर जानिबदारी हो जाती है या गैर जानिबदारी रह जाती है कहीं, इस पर सवाल उठ रहा है। फिर यह भी सवाल उठ रहा है कि आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इदारा है अपनी हैसियत में, इस पर जो ये इल्जामात हैं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि वो बरोज पीर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उन्होंने अपना इजलास भी तलब कर लिया है। क्या होने जा रहा है, क्या इंतखाबात का जो अमल है उसमें जो ईवीएम का मामला है वो पीछे रह जाएगा और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक के मंजरनामे में हमें आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में जरा इस मौजू पर बात करेंगे। दूसरा अहम तरीन मामला यह है कि कराची में रहने वाले लोगों ने सुना तो होगा कि आप लोगों के जो बिजली के बिल हैं उसमें आप एक इजाफी टैक्स जो है वो आयद करने की तैयारी कर रही है सिंध हुकूमत। ये टैक्स कैसे लिया जाएगा और कितने % लिया जाएगा, क्या इस टैक्स का पैसा होगा? हमारी इतलात के मुताबिक 100 से 200 रुपए तक जो है वो सिंध हुकूमत कह रही है कि हम लेंगे, KMC बराह रास्त लेगा और ये आपके बिजली के बिलों में लग कर आएगा। जब इस पर आवाम से राय ली तो उनकी ज़ाहिर है बिल्कुल मुतजाद राय थी। लेकिन आज जरा इस मामले पर भी बात करेंगे कि सिर्फ कराची से ही टैक्स कलेक्शन होगी या पूरे सिंध से होगी, इसमें मीरपुर खास है या नहीं है, सखर है या नहीं है, नवाबशाह है या नहीं है। तो जरा इन सारे मामलात पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्या ECP से इस्तीफा मांगेगी हुकूमत या फिर ECP खुद मुस्ताफी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात से पहले? जरा इस मामले पर इस वक्त मेरे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जो कि आज हमें मालूम है कि चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर हैं और आज इजलास में ज़ाहिर मौजूद भी थे सरबराह की हैसियत से ताज हैदर साहब। जरा उनसे जान लेते हैं कि आज हुआ क्या था कमेटी के अंदर और क्या वाकई आज़म स्वाति साहब ने ये जुमला अदा किया भी था या नहीं। ताज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ताज साहब फरमा दीजिएगा कि ये जो सारा मामला है, आज हमने देखा कि सारी सिचुएशन के अंदर आज़म स्वाति साहब का जुमला बाहर आ गया कि ऐसे इदारे को आग लगा दी जाए, तो क्या वाकई इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी और असल में हुआ क्या था आज कमेटी के अंदर? नहीं, वो एक मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा अकलमंदी की बात नहीं थी। एक कमेटी चलती रही थी कोई 85 दिन से और ये 74 अमेंडमेंट कंसीडर कर रहे थे हम। ठीक है। और उसके अंदर ये है कि हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया था इसमें से 74 में से 72 अमेंडमेंट्स पे तमाम कमेटी का, और 2 जो अमेंडमेंट थे उनके लिए भी बहुत सी तजावीज़ ज़ेर गौर थी जिन पे कि आज हमें और खास करके फैसला करना था। और उस पर भी इत्तेफाक राय से, क्योंकि दोनों तरफ से बड़ी मुस्बत तजावीज़ आई थी और आज ये हम कर सकते थे। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि क्यों आखिर जो मौजूद मेहमान थे हमारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, उनके खिलाफ इस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई और उन पर ये चार्जेस लगाए गए। हरचंद की अगर देखा जाए तो कोई उनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कोई 150 बिलियन खर्च होने थे इस तमाम इंतजामात में जो EVM से इलेक्शन के तौर पे करने थे। तो 150 बिलियन अगर गवर्नमेंट के बजट से जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तब आप उन पे शक कर सकते हैं कि करप्शन किया क्या मंसूबा है। अगर वो खुद मना कर रहे हैं कि साहब ये पैसे हमें नहीं चाहिए, तो फिर आप कैसे उन पे इस किस्म का इल्जाम लगा सकते हैं? यानी वो तो खुद मना कर रहे हैं कि साहब ये आपका बजट हमें नहीं चाहिए।
क्योंकि ये जो तरीकाकार है ये काबिल अमल नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं कि पैसे आप खा गए और ये आपने कर लिया। मेरे ख्याल से मुझे आदम समाती साहब के साथ मैं पहले भी रहा हूँ सेनेट के अंदर, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। ओके ताज साहब, आप जब ये कह रहे हैं कि आपकी तवक्कात के भी बरक्स हुआ है, लेकिन अब ये बहरहाल मामला हो गया है। एतराज़ात जो थे वो भी ज़ाहिर है हमारी इत्तलात ये थी कि पहले 37 थे, फिर उसमें से 23-34 के ऊपर बात भी हो गई थी। अब इस सूरत हाल के बाद क्या मंजरनामे में तब्दीली है? क्या आपने कमेटी का इजलास जारी रखा या उसको रोक दिया? और अब इसके अगले नतायज क्या देख रहे हैं आप? अगला स्टेप क्या होगा? कमेटी क्या करेगी इस मामले पर? देखिए, जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी चीज नहीं है कि उसे आंख मीच के रद्द कर दिया जाए या आंख मीच के उस पर आप ईमान ले आए। उसको ट्राई करना होता है, देखना होता है। और खासतौर से ऐसे मामलात के अंदर कि जहां कौम की आइंदा हुकूमत का फैसला हो रहा हो, जरा सी भी गलती जो है वो बहुत बड़े नुकसानात का सबब बन सकती है। ठीक है। तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ काम करना होता है। जो तजावीज थी हमारे सामने और बहुत अच्छी तजावीज आई थी, पहली तो मैंने ही दी थी कि हम पहले मरहले के अंदर जो क्या कहते हैं वो अंगूठा लगाने को मतलब क्या कहते हैं वो अंगूठा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम, वो हम डाल देते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम ऐसा है कि हर आइडेंटिटी कार्ड लेने वाला वो इससे गुजर चुका है और उसका एतमाद है इसके ऊपर, तो इसे लोग बड़ी खुशी से कबूल करेंगे कि जी हाँ ये कर लिया जाए। और उसके बाद दर्जा बदर्जा हम पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, जो मौजूद टेक्नोलॉजी है, तो उसको हम मुतारिफ कराते जाएं लोगों में, और लोगों का एतबार और एतमाद उन स्टेप्स पे बनता जाए। क्योंकि खेल सारा एतमाद और एतबार का है। अगर लोग उसे शक व शुबे की नजर से देख रहे हैं तो फिर वो चीज कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर इलेक्शन कमीशन को खुद तहफ्फुज़ात में जिनको कि इलेक्शन कराना है उस सिस्टम पे, तो फिर मामला कैसे चलेगा? 34 एतराज़ात आज कल रात उन्होंने लिख के दिए जो कि आज कमेटी के सामने रखे गए। अगर उनको खुद इतने बड़े बड़े तहफ्फुज़ात हैं जिनको कि इलेक्शन कराना है तो फिर आप कैसे ये करा लेंगे? ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ताज साहब, अब सवाल मेरा फिर वही आपसे मैं करना चाहती हूँ तकरार के साथ। देखिए, शिबली फराज साहब कह रहे हैं 5 बटन दबाने और वोटिंग मशीन जो है वो वोट कास्ट कर देगी, लेकिन सारे लोगों को यहाँ पर खासकर उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को तकलीफ हो रही है। ऑपोजिशन में ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज भी है। अब इस मामले पर तो आप लोग यकजुबान हो गए। मैं सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि कमेटी के अंदर ही आप लोगों ने फैसला कर लेना है या अब ये मामला यहीं लटक गया है? अब इलेक्शन कमीशन खुद ही जवाब देता रहेगा हुकूमत को, और कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब कर चुकी है तो वो कब तक सामने आएंगी? नहीं, देखिए, कमेटी तो दे चुकी फैसला, और कमेटी को अनफॉर्चुनेटली जिन मेंबर, अच्छा गवर्नमेंट अपनी बिल्स पर वॉकआउट कर गई। अच्छा, अब जो हमारे मेंबर्स बचे थे, 6 मेंबर्स बचे थे, उन्होंने कहा नहीं जनाब, मीटिंग जारी रखी जाएगी और हम इस पर काम करेंगे। और उन्होंने वो जो एक ईवीएम्स की तलवार सर पे लटक रही थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। जो आई वोटिंग का तरीक़ाकार रिगिंग के लिए दिया जा रहा था उसको शूट डाउन किया कि ये नहीं होगी। लेकिन ये कि जो मुस्बत तजावीज दोनों तरफ से आई थी, वो मुस्बत तजावीज जो थी वो इस हंगामे की नजर हो गई और वो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो ये है कि उन मुस्बत तजावीज के ऊपर फिर से काम किया जाएगा और उसको हम सामने लाएंगे। कमेटी अपना वक्त पूरा कर चुकी है और कल हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है, कल आखिरी दिन है। तो हम उन मुस्बत तजावीज पे रिपोर्ट लोगों की समझ में वो मुस्बत तजावीज आएंगी, और तहरीक जो है वो तो वैसे ही चल रही है। तहरीक चल रही है ऑपोजिशन की, और रिपोर्ट कल सामने आ जाएगी। ताज हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच, चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए पार्लियामेंट उमूर, हमसे बात कर रहे थे। आज की कमेटी में जो कुछ हुआ वो कह रहे मेरी खुद समझ से बाहर है ये बात कि आजम स्वाति साहब और हुकूमती वुज़रा को आखिर हुआ क्या था जो वो इस तरह बात करके चलते बने। अब जाहिर है अहम तरीन इदारा
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब को जरा जहमत देते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो कुछ हुआ हम ये देखते हैं कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो ज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम तो लगता है कि धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम सामने आ गया है और अगर कोई वजीर कह रहे हैं तो फिर उनके पास ज़ाहिर कोई एविडेंस वगैरह भी होगा। कुंवर साहब से ज़रा बात करना चाहूँगी। कुंवर साहब फरमाइएगा कि इसकी कहीं माजी में नज़ीर मिलती है इस तरह के इल्ज़ामात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, और अगर ये इल्ज़ामात अब लग ही गए हैं तो अब अगला लाहे-अमल क्या उठा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? कुंवर साहब असूली तौर पर आज जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कुरान जमात के वज़रा की तरफ से जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तज़हीक आमेज गुफ्तगू की गई, को बुरा भला कहा गया, उनको करप्ट कहा गया, उससे सारा निज़ाम पाकिस्तान को मुझे तो नजर आ रहा है कि बड़े खतरे में पड़ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, इनके इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। अभी चूंकि इन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है तो इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर के रोज हो रहा है मंडे को, और उसमें ये अपना लाहे अमल तैयार करेंगे। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि वो जो इलेक्शन कमीशन अपनी दानिशमंदी को मुजाहरा करते हुए या तो इसको दरगुजर करे या दरगुजर ना किया तो फिर इनके खिलाफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 204 के तहत उनको तौहीने अदालत का एक नोटिस जारी हो सकता है, और जो तौहीने अदालत का नोटिस जारी हो उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये इख्तियारात हैं कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बुरा भला कहा है, तज़हीक की है या उनको इल्ज़ामात की बुछाड़ की है, उनको वो 3 साल की सजा भी दे सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, और आइंदा के इंतखाबात में हिस्सा ना लेने पर उनको ताहयात भी नाहिल करार दे सकते हैं। लेकिन ये सब इलेक्शन कमीशन के अपने इख्तियारात पर मामला है कि वो किस हद तक जाते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, दरगुजर करते हैं या नोटिस दे के खामोश हो जाते हैं। जैसे कि हमारी एक रवायत है कि जी हमने जवाब तलबी कर ली, नोटिस कर दिया, उसको नोटिस के जवाब ही नहीं आते हुआ। अब मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई करे, और वो करने का मिजाज आर्टिकल 204 के तहत, आर्टिकल 204 के तहत आप कह रहे हैं कुंवर साहब, और ये स्वाबदीदी इख्तियार है आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए धांधली के इल्जामात, फिर ईवीएम का बैठ जाना लास्ट इलेक्शंस के अंदर, ये सब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया। फिर हमारे यहाँ और भी ज्यादा मसाइल का सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रहता है हर इंतखाबात के बाद। ये इल्जाम तो बहरहाल लगता है कि धांधली हुई है और इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल सही प्ले नहीं किया, लेकिन इस बार इल्जाम ये है कि पैसा पकड़ा है ऑपोजिशन से। एक तो इस इल्जाम की थोड़ी मैं इसकी चाह रही थी कि आप इसको ब्रीफ करें, दूसरा हमें ये बताइएगा कि ये ईवीएम जो है ये क्या वाकई टेक्निकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती या हमारे लिए फेवरेबल नहीं है? क्यों इतना इलेक्शन कमीशन ने कोई 37 से ज्यादा एतराजात उठा दिए? सर कार्रवाई तो कर सकता है। अब इसमें यह है कि अपोजिशन को भी उन्होंने, वो खैर अपोजिशन तो बड़ा अपोजिशन ही होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आईनी इदारे पर हमला हो गया। आईनी इदारे की इंटेग्रिटी जो है वो उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है और उसको बाकायदा करप्ट करार दिया है। तो इतने बड़े एक आईनी इदारे को करप्ट करार दे दें तो इसके बाद तो जाहिर है कि मामला बहुत आगे तक जाएगा, और मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दानिशमंदी पर, अपने आइन और कानून को देखते हुए मुमकिन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू कर सकते हैं कि जनाब हमारे इदारे को शदीद उन्होंने अटैक कर दिया है तो आप मुदाखलत करें। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। इलेक्शन कमीशन खुद भी एक्शन ले सकता है और ये एक्शन लेने की कार्रवाई की रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि हमारे खिलाफ इतने बड़े इल्जामात लग गए तो आप ही एक्शन ले लें। अच्छा, दूसरे सर सवाल में ये करना चाह रही थी आपसे कि इस वक्त जो कहा जा रहा है, इतलात आ रही है, क्या इलेक्शन कमीशन खुद मुस्ताफी हो जाए क्या इसके नुमाइंदगान? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो स्पोक पर्सन बन गए हैं हुकूमत वक्त के, तो क्या इस तरह के इल्जामात और इस सब चीज़ों के बाद इदारे की जो हिरार्की है उस पर सवाल उठ गया है, ये खुद मुस्ताफी हो सकते हैं? और अगर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखो जी, वो जो इल्जामात लगते हैं ना, वो लगते रहे इलेक्शन कमीशन के स्टाफ पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसरान पर इल्जामात लगते रहे कि वहाँ उन्होंने धांधली हो गई, बेकायदगी हो गई, बेजाबगी हो गई, लेकिन इदारे के सरबराह के खिलाफ जो है वो, या इदारे के मेंबरान के खिलाफ जो है वो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो नहीं हुई। इसलिए अब ये कह दिया कि हमें आप पे एतमाद नहीं है या आपकी कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं है, इस तरह के जुमले तो
अपोजिशन भी करते रहे, इमरान खान भी साहब भी करते रहे जब अपोजिशन लीडर थे। अब वो बतौर प्राइम मिनिस्टर भी उस पर इलेक्शन कमीशन पे एतराज कर रहे हैं, उनके वज़रा भी एतराज कर रहे हैं। लेकिन आज इस अंदाज से गुफ्तगू हुई है, उससे तो बात जो है बहुत आगे तक जाने के इम्कान है। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की विल पावर पर है, वो कहाँ तक जाते हैं, दरगुजर करते हैं या खामोशी इख्तियार करते हैं। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने आईनी और कानूनी तौर पर जो इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, वो आपको पीर के रोज पता चलेगा वो कहाँ तक किस हद तक जाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए कुंवर दिलशाद साहब। आप फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर स्वाबदीदी इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और वो इस पर क्या हतमी तौर पर पीर को ज़ाहिर तलब का, हमारी तलात अभी तक थोड़ी देर पहले तक ये थी कि शायद कल हो जाएगा इजलास, लेकिन अब बताया गया है कि ज़ाहिर पीर को होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, हुकूमत वक्त की जानिब से जो इल्ज़ामात हैं इसके क्या नताइज आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में, शायद अब ये देखना बाकी रह गया है। इस वक्त एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा अवाम के एक और मसले पर बात करते हैं। सिंध हुकूमत तैयार बैठी है टैक्स लेने के लिए, और MKM पाकिस्तान के जो साबिक मेयर रह चुके हैं वसीम अख्तर साहब, वो कह रहे हैं ये किस चीज़ का टैक्स भाई, सारी चीज़ों के टैक्स तो इन्हीं के पास हैं, हम और कितने टैक्स दें। और अगर ये मामला ऐसे ही चलेगा तो कराची कहाँ खड़ा होगा, कराची की आवाम कहाँ खड़े होंगे, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़रा इस मामले पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत के ज़ाहिर नए एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं, और बताया ये जा रहा है कि मुसलसल बारिशें तो हो रही हैं लेकिन शहर की हालत अब पहले जैसी नहीं हो रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी क्लेम कर रहे हैं और बाकी जगहों से भी आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने यह कहा कि कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, कराची के हालात की बेहतरी के लिए हम अब मज़ीद टैक्स लेना चाहते हैं कराची वालों से। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठा दिया कि कराची वाले तो वैसे ही बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं, ये नए टैक्सेस किस मद में लिए जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है इस पर लिखे हुए आएंगे इजाफी 100 रुपए या 200 रुपए, जो कि बराह रास्त KMC को दिए जाएंगे, और KMC जाहिर इससे अपने मसल स्ट्रॉन्ग करेगी और शहर की बेहतरी के लिए काम करेगी। मेरे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है कैसे काम होगा शहर के अंदर, और टैक्स कलेक्शन का जो तरीक़ेकार चीफ मिनिस्टर तय कर रहे हैं, इसको ज़ाहिर MKM जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात क्लेम करती है शहर की अपने आप को, वो कह रही है ये नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी उनका साथ दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको जहमत दी है। मेरे साथ वाया स्काइप मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम उज़्ज़मा साहब, उनको सबसे पहले वेलकम करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वज़ीर जंगलात हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है तैमूर तालपुर, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। तैमूर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वसीम अख्तर साहब से भी आज हमने राब्ता किया है, तो वसीम अख्तर साहब से भी आखिर में जरा पता करेंगे कि उनको आखिर में तहफ़्फ़ुज़ात है क्या, पहले डिस्कस कर लें। तैमूर साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, फिर मैं फ़हीम साहब के पास जाती हूँ। तैमूर साहब फरमाइएगा कि ये जो मैकेनिज्म है शहर की बेहतरी करने का, आप खुद भी एक क्लेम करते रहते हैं, ज़ाहिर जब वफाक से आपको फंड्स लेने की बात आती है आप कहते हैं कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है, टैक्स कलेक्शन में भी आगे है। ये नए टैक्स लगाने का तरीक़ेकार कैसे आपने वज़ा किया है और क्यों लेना चाहते हैं सिंध हुकूमत ये टैक्स? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। पहली बात तो मैं क्लियर करता चलूं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, किसी कराची एक्ट में हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। एक टैक्स था जो कि 2008 में मुस्तफा कमाल ने लागू किया था लोगों के ऊपर, और वो उस दिन से आज दिन तक चलता आ रहा है। इस टैक्स पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, तो लोग तो ये टैक्स भरते, पर ये टैक्स करने के ये लोग जो है खा जाते थे। आपके जो आपका पुराना सिस्टम था उस सारे सिस्टम में ये सारी चोरी हो रही, तो हमने बेसिकली सिर्फ एक चोरी बंद और बहुत ही क्लीन और एक सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू अब ये पैसे जो लोग बीच में खा जाते थे अब ये के इलेक्ट्रिक के टेस्ट के उसके थ्रू जाएंगे, उस सिस्टम के थ्रू आएंगे। तैमूर आपके डिस्टॉर्शन आ रही ऑडियो में वापस आती हूँ, मैं जरा फ़हीम साहब की तरफ चलती हूँ, फिर आप से बात करती हूँ वापस आकर। फ़हीम साहब ये जो मैकेनिज्म तरतीब देने जा रही है सिंध हुकूमत, आपको लगता है ये बड़ा फिजिबल आइडिया है और ये कितना फेवर करता है कराची हाइट्स को सर?
सबसे पहली बात थी, पहले तो मैं माजरत, क्योंकि मैं तैमूर साहब की बात जी सर, बिल्कुल इसीलिए नहीं मैंने कहा कि वो सुन फिक्स सका। हो जाए तो फिर हम बात करते हैं। और जी, मैं उनकी सुन नहीं सका, तो हो सकता है कोई रेपिटेशन हो। देखिए, पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रही। फायर, कंजर्वेंसी, वाटर, सीवेज, ये तमाम टैक्सेस हैं जो कि मतलब जब से दीज आर बेसिक म्युनिसिपल टैक्सेस, ये हमेशा से हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी मद में कलेक्शन नहीं हो पाती। देखिए, बिजली का बिल जो है अगर कोई नहीं पे करता तो क्या होता है कि ये वाले आके आपकी बिजली काट देते हैं। ऐसे ही है। मगर अगर कचरा नहीं उठ रहा, या अगर कोई कचरे का या फायर का या मतलब कंजर्वेंसी, अगर म्युनिसिपल टैक्सेस कोई नहीं देता, तो क्या कोई आके आपके घर का पानी का कनेक्शन काटता है? कोई आपके मोहल्ले से जितना भी कचरा उठता है, मैं नहीं कहता कि बहुत आइडियल सूरत हाल है, जितनी भी कुछ ना कुछ तो उठता है ना। हाँ जी। तो वो ये सर्विसेज तो सारी की सारी हैं। देखिए, हम कराचियाइट्स बहुत नारे मारते हैं कि कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है। मैं खुद भी कहता हूं कि कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख नहीं है, 2.5-3 करोड़ के करीब आबादी है। देखिए, पाकिस्तान में औसत जो हाउस होल्ड है वो तकरीबन 5.8 to 6 पीपल पर, यानी पर्सन्स पर हाउस होल्ड होता है। इस हिसाब से 40-42 लाख घराने कराची में होने चाहिए। मगर आप ये देखिए कि ये जो टैक्सेस हैं, ये रिकवर कितनों से होते हैं? ये बमुश्किल चंद लाख से होते हैं। खुद केई के जो बिल्स हैं, जबकि केई के सिर्फ हाउस होल्ड का मसला नहीं है, बल्कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं और मतलब दुकानें भी हैं जहां पर पानी का या कंजर्वेंसी का उस तरह का वो नहीं होता। बट स्टिल केई के अगर बहुत होंगे तो 2.4 मिलियन, कोई 20-25 लाख के करीब, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि 25-26 लाख से ज्यादा कस्टमर्स या कंज्यूमर्स नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि जो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब मैं 94, 95, 96 में एडमिनिस्ट्रेटर था, हमने उस वक्त भी ये कोशिश की थी कि देखिए, लोग बिल नहीं पे करते। अब ये मुकाबला नहीं है कि लाहौर में से क्या टैक्स लिया जाता है और कराची से क्या लिया जाता है और कोयटा से लिया जाता है। मसला ये, अगर आप चाहते हैं कि आपका कचरा उठे, आप चाहते हैं कि फायर, अगर कहीं पर आग लगे तो फायर टेंडर आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि पानी मिले, तो आपको इन चीजों का बिल देना पड़ेगा। फहीम साहब, ठीक है, कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा। फहीम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन ज़ाहिर अवाम का सवाल है, इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अवाम कह रही है कि आप पानी का बिल तो हमें अलग से थमा देते हैं, और वो आपको मालूम है पानी का बिल जो आता है उसमें यही है ना कि पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पानी का बिल देना पड़ रहा है। अब कंजर्वेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या अगर ये वाले टैक्सेस लग जाएंगे तो फिर हमें वाटर बोर्ड का बिल अलग देना पड़ेगा और केएमसी को अलग पे करना पड़ेगा? देखिए, असूली तौर पे एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध को या केएमसी को, देखिए मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि कराची के अंदर जो इख्तियार है या इख्तियार है वो अवाम-उन-नास को मुंतकिल कीजिए। ये डिवोल्यूशन कहलाता है। इख्तियार खाली डिवॉल्व नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ जो है डिवॉल्व होती है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो कंज्यूमर्स या जो वो हैं, उनकी तादाद 6 से 7 लाख से ज्यादा है। अगर 42 लाख घराने हैं और अगर सिर्फ 6-7 लाख जो है बिल देते हैं, हाँ। तो ये तो शर्म की बात है ना। लेकिन फहीम साहब, आपकी कतई कलामी के साथ मैं तैमूर से इस सवाल का जवाब ले लूं ना, फिर मैं आपकी तरफ आती हूं। मैं जरा तैमूर से लूं इस बात का जवाब। तैमूर साहब, जिस शहर को पानी नहीं प्रोवाइड किया गया, जिस शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, जिस शहर में बिजली भी नहीं आती, और आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिको के उसके बिल में लगाकर आप ये टैक्स कलेक्शन करेंगे। सर, पहले कुछ दिया जाता है शहर को, फिर लिया जाता है, अवाम ये कहती है। मैं थोड़ा ये क्लियर करता चलूं आपके साथ। मैंने पहले भी बताया था, मैं कोई भी किसी भी किस्म का हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ये वो टैक्स है जो आवाम की जेब से तो जा रहा था, पर ये हुकूमत तक नहीं पहुंच रहा था। ये जो हमारे पिछले एडमिनिस्ट्रेटर साहब और उनकी टीम थी, वो सारा इस पैसे को खुर्द बुर्द लेफ्ट राइट लेके जा रही थी। हमने सिर्फ तरीकेकार बदला है,
हमने सिर्फ वो काम जो कि जिसका तरीक़ेकार गलत होता था उसका तरीका सही किया है, ताकि ये बजाय इसके कि इसको लोग बीच में खा जाए, हम इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ वापस उन अकाउंट्स में पहुंचा और एक साफ तरीकेकार है। ये पैसे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके ये नेपरा को देगा और नेपरा के थ्रू में आएंगे, यानी कि 1 रुपया भी अब आवाम का जो है जो हम ले रहे हैं वो लेफ्ट राइट नहीं हो सकेगा। तो पहली चीज तो ये मैं आपसे क्लियर करता जाऊं, वी आर नॉट गेटिंग एनी न्यू टैक्सेस। दिस इज द टैक्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 बाय मुस्तफा कमाल, और उसने माना है कि वाकई ये मैं लाया था टैक्स, ये टैक्स मैंने इंट्रोड्यूस किया था। अब बात दूसरी पे आ जाए कि पानी का मसला है, सीवरेज के इश्यूज हैं, सफाई का इशू है, तो आपने देखा है और हर कराची, बिकॉज यू आर ऑल्सो कराचीइट, आई एम ऑल्सो कराचीइट, मैंने देखा है कि लोगों को सालों साल लग गए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। कोई बहाना मारता रहा था मेरे पास फंड्स नहीं है, कोई कहता रहा कि मेरे साथ बाकी इदारे काम नहीं करते। तो आज एक शख्स मुखलिसी से काम कर रहा है और उसी सिस्टम में उसी तरीके से आपको एक सफाई सुथराई एक अच्छा निजाम नजर आ रहा है। आप देख रही हैं कि काम हो रहा है और ये तो हमारे अपोजिशन के लोग भी मान रहे हैं कि द सिचुएशन इज मच बेटर जस्ट अ फ्यू डेज। तैमूर सही है, ऑपोजिशन को ही ले लेते ना, फिर आप ऑपोजिशन को आप याद कर रहे हैं तो ऑपोजिशन है आपकी कराची के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान। जरा सिंध हुकूमत जो टैक्स ले रही है इस पर जवाब ले लेते हैं। साबिक मेयर रह चुके हैं वसीम अख्तर साहब, उनसे। वसीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, तैमूर तालपुर साहब फरमा रहे हैं कि अब तो ऑपोजिशन भी हमारी तारीफ करने लगी है जब से नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं। कैसे देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए टैक्स वाले मामले को कैसे देख रहे हैं सर? ये लिया जा रहा है आपसे, आपको लगता है नया टैक्स है या ये पुराना ही टैक्स है? देखिए, जितने भी फंक्शंस इन्होंने केएमसी को दिए हैं जहाँ से टैक्स वसूल किए जाने चाहिए थे, वो डिपार्टमेंट्स भी इन्होंने अपने पास लिए हुए हैं। इसलिए 4 साल जब मैं मेयर था तो हम कोई टैक्स जमा नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे फंक्शन इन्होंने अपने पास रखे हुए थे। अब इन्होंने एक नई मंतक निकाली है, फंक्शन तो है वो केएमसी का कंजर्वेंसी टैक्स, मगर अब ये के इलेक्ट्रिक के थ्रू ज़बरदस्ती धौंस धमकी से कि उसके बिल में डलवा के ये टैक्स जमा करेंगे। ये टैक्स उस वक्त जमा कर सकते हैं, ले सकते हैं, लोगों से लेना चाहिए जब कराची के हालात बेहतर करें। पहले कचरे के अंबार लगे हुए हैं, सीवरेज उबल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, पार्क्स का बुरा हाल है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये चीजें ठीक करें। बिल्कुल कराची के लोग टैक्स देंगे, दे रहे हैं टैक्स तो कराची के लोग, पूरा मुल्क चल रहा है कराची की वजह से, पूरा सिंध चल रहा है कराची की वजह से, मगर कुछ करें तो वो टैक्स के पैसे जाते कहाँ हैं? तो बहुत बड़ा सवाल इनके ऊपर है कि पिछले जो पैसे दिए हैं वो कहाँ गए और अब नए पैसे मांगने जा रहे हो कि नए पैसे कराची के लोगों से निकाले जाएं। ये बिल्कुल ज्यादती है कराची के साथ, गलत है। टैक्स लिए जाएं, इस पे हमने पाबंद किया है कि इलेक्ट्रिक को, ठीक है, टैक्स लिए जाएं आप कह रहे हैं, लेकिन पहले कुछ दिया जाए। तैमूर वही वाली बात आ गई, वो कह रहे हैं पहले कुछ दे दें तो फिर लेने की बात करें। लेकिन वसीम अख्तर साहब चलें, अच्छा मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या अगर ये हो भी गया तो आप क्या करेंगे? एमक्यूएम वालों का अगला लाहे अमल क्या होगा? इससे पहले भी ये सब कुछ होता तो रहा है, तो क्या हुआ? आप लोग क्या स्टेप फॉरवर्ड करेंगे अब? वसीम साहब देखें, हम इन सारे इश्यूज पे कोर्ट में हैं। अच्छा, कोर्ट में जाएंगे, जहाँ नहीं गए हुए हम नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में आवाज़ बुलंद करेंगे इस पे। और ज़ाहिर है अवाम तंग आई हुई हैं, अवाम अगर हमें वो नहीं मिला इंसाफ तो फिर हम ज़ाहिर सड़कों पे आएंगे, सड़कों पर आएंगे, के बगैर नहीं हो सकता। तैमूर तालपुर साहब, गेट रेडी, एमक्यूएम विल कम ऑन रोड्स एंड जाहिर है फिर उसके ऊपर आपको मालूम है फिर आप किधर होंगे तैमूर तालपुर साहब। फिर मैं जरा जाती हूँ दूसरी जानिब भी। तैमूर, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई को मेरे सलाम। वसीम भाई खैरियत से आए हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, गुस्से में आप लोगों ने इतना गुस्सा दिला दिया उनको। भाई मैं पिछले 2 मिनट देख रहा हूँ, मेरा भाई एक बार भी मुस्कुराया नहीं है, पता नहीं क्यों, ये क्या बात है? सर आप लोग मुस्कुराना कम करें, बस वो कह रहे हैं हमारे ऊपर इतने मसले आपने डाल दिए हैं। इस बात का जवाब दें कि सड़कों पर आ रही है एमक्यूएम, आप ये वापस जो धौंस जबरदस्ती से आप ले रहे हैं टैक्स। भाई एमक्यूएम में हमारे भाई आएंगे, वसीम भाई सड़कों पे आएंगे तो हम इनको सड़कें साफ करा के देंगे, उनके लिए आरामदेह बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले नहीं साफ होंगी तैमूर, उससे पहले साफ हम उनको चाय भी पिलाएंगे, उनको हम उनकी खिदमत खातिर करेंगे। ओके, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। चलें ब्रेक से वापस आके इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो तैमूर को ये शिकवा है कि वसीम साहब मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, लेकिन वसीम साहब को ये शिकवा है कि वो भाई कुछ कर लेते पहले तो फिर हमसे बात करते। लेकिन फहीम साहब से मुझे ये सवाल करना है कि सियासी जमातें अपनी जानिब खींचातानी कर रही हैं, रिजल्ट क्या होगा कराची वालों के लिए? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे। फ़हीम उज़्ज़मा साहब, ये फरमाइएगा कि ये टैक्स जो आप कह रहे हैं कि पुराना ही सही है, अगर ये वसूलियां इसकी शुरू हो जाती हैं तो फिर इसके क्या असरात होंगे? दो चीजें हैं सना, हम सारे लोग चाहे घर हो चाहे मुल्क हो चाहे शहर एक बजट बनाते हैं, उसमें एक तखमीना आमदन होता है, एक तखमीना अखराजात होता है। अभी तक कराची के लोग अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं पे करेंगे या अगर वो पे करेंगे और वो सिस्टम में चोरी हो जाएगा तो जो सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए वही वो होंगी ना, सफर करेंगी। ये टैक्स अगर देखिए, मैं जब हम ये आज का पहला आइडिया नहीं है, ये तो मैं 95-96 में कहता था कि केईएससी के बिल के नीचे एक परफोर्टेड पर्ची होनी चाहिए और दोनों मनीज जो हैं वो दोनों डिफरेंट हेड्स में जानी चाहिए। अब तो ये बात हो रही है कि नेपरा के थ्रू मिलेंगे। अब नेपरा के थ्रू मिलेंगे तो जो पैसे एट सोर्स पहले एडजस्ट हो जाते हैं और ट्राई वाले भी, शायद ये भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो आउटस्टैंडिंग होंगी उसके मद में अब हो जाएंगे। ये पैसे आना चाहिए केएमसी को, ये पैसे आना चाहिए हैं और उसका फिर कोई, देखिए ये कहना कि केएमसी इनएफिशिएंट है इसलिए उसको पैसे नहीं दो, भाई ये तो इट्स लाइक ये पेन, वो जो कहते हैं ना कोलिक साइकिल, या अंडा और मुर्गी, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई। आप अगर देखिए, अब बहसियत अवामनास से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो जायज टैक्सेस हैं जो हमारी स्टैच्यू बुक्स पे हैं वो टैक्सेस हम पे करें। दुरुस्त बात है। लेकिन फ़हीम साहब देखिए, मैं जरा वसीम साहब, मसला ये है कि ये कहा गया कि केएमसी रेवेन्यू जमा ही नहीं कर पाता, नहीं कर सका, तो इसका क्या जवाब है? और केएमसी को कह रहे हैं कि वो तो बराह रास्त मिलना चाहिए, लेकिन आप मुझे इसका जवाब दें। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात नहीं कर रही फ़हीम साहब। ये पैसा केएमसी को आना चाहिए। जी, मैं समझ गई, रख लेगी, मैं बिल्कुल समझ गई, लेकिन मैं क्या आएगा नहीं आएगा वो किसी को क्या पता। वसीम साहब आप फरमाइएगा कि कहा गया कि केएमसी रेवेन्यू जो है, मैं फ़हीम साहब की बात नहीं कर रही, ये सवाल मैं खुद कर रही हूँ। ये सवाल उठा कि केएमसी से रेवेन्यू जमा नहीं किया जा रहा था, तो क्या वाकई खसारा था, क्या मामला था केएमसी के अंदर? देखिए, केएमसी के पास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ से वो टैक्स जमा कर सकती है, मगर वो डिपार्टमेंट इन्होंने अपने पास रखे में नहीं करने देते। और जो इनको टैक्स मिलता है केएमसी और डीएमसीज का, ऑक्ट्रॉय का, वो भी पूरा टैक्स नहीं देते ये डीएमसीज को और केएमसी को, ये अपने पास रखते हैं और पता नहीं कहाँ खर्च करते हैं ये भी नहीं पता हमें। तो अब बहुत ज्यादती कर चुके हैं ये, अब लोगों को इस पे एहतजाज खर्च करते हैं तैमूर तालपुर साहब, ये भी नहीं पता। को कोर्ट में लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि ये लोगों के मसाइल हल हो सके। अच्छा तैमूर साहब, वाकई मुस्कुराएं आप, खुदा करे मुस्कुराते रहे, लेकिन ये सर जवाब भी देना कि आपने सारे डिपार्टमेंट अपने अंडर रखे हुए, तो फिर केएमसी क्या परफॉर्म करेगी सर? देखिए, आप मेरे मुस्कुराने पे एतराज ना करें। नहीं कर मेरे शो पे आने के बाद आपने मुस्कुराना शुरू किया। पहले आपका भी मूड बिल्कुल वसीम भाई की तरह खराब था आपका, मैंने आपका सबका मूड सही किया है। अच्छा चलें जी, क्रेडिट गोज टू तैमूर, सबका मूड अच्छा कर दिया है। नाउ टेल अस कि कैसे होगा सही मामला? देखिए, मामले सही हो रहे हैं। हम ना तो बहाना मार रहे हैं कि हमारे पास कोई फलाना इदारा नहीं है, ना तो हम बहाना मार रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हमने बहुत सिंपली कहा है कि जो सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, हम इसमें बेहतरी ला के देंगे और ला के दिखाइए। आज रास्ते बेहतर हैं, आज सफाई का निजाम बेहतर हो रहा है, आपकी मेरी नजरों के सामने है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सारा दिन एक सड़क से दूसरी सड़क से तीसरी से, कोई उबर का ड्राइवर इतना नहीं घूमता होगा टैक्सी में जितना मुर्तजा वहाब आज गाड़ी के अंदर अपनी घूम रहे हैं। तो आप जो है ना उसकी सारी मेहनतों को सराहें और हर जगह पे आप उसको देख रहे हैं। तो वी आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव नाउ स्टार्टेड वोटिंग फॉर अस। वी हैव स्टार्टेड गेटिंग सीट्स इन कराची व्हिच यूज्ड टू बी वेरी टफ फॉर अस। कॉन्टोमेंट इलेक्शंस ना तैमूर, कॉन्टोमेंट इलेक्शंस पे भी तो आप लोगों को देखना है हमें। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। वसीम साहब ये फरमा दें कि अगर ये टैक्स, जैसे मैंने अभी फ़हीम साहब से पूछा कि अगर ये टैक्स आ गया सामने जो कि पुराना ही सही था, अब उसको रीफ्रेज करके कुछ भी नाम करके हो जाता है, तो इसका असर अच्छा होगा बुरा होगा, क्या असरात पड़ेंगे वसीम साहब? देखिए, जाहिर है गुर्बत है, महंगाई है बहुत, टैक्स के वैसे ही बोझ हैं अवाम पे, ये टैक्स भी लगा देंगे या तो फिर मेरा पॉइंट ये है टैक्स लगाएं, मगर टैक्स जो पैसा आता है उसको यूटिलाइज तो करें। कचरे के अंबार हैं, कंजर्वेंसी का मतलब है कचरा साफ करना, गटर साफ करना, सीवेज साफ करना, सड़कें ठीक करना, वो तो है ही नहीं। टैक्स लगा दोगे आप, तो टैक्स जमा करके बाद में ठीक करोगे, तो जो पहले टैक्स मिल रहा है आपको वो कहाँ जा रहा है? बेटरमेंट टैक्स कहाँ जा रहा है? कमर्शियलाइजेशन टैक्स कहाँ जा रहा है?
BTS टावर के टैक्स कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीजें, ऑक्ट्राई का टैक्स कहाँ जा रहा है, इनसे ये तो सवाल करें पहले। ओके तैमूर साहब, आपसे सवाल ये कि ये जो बाकी के आप टैक्स ले रहे हैं इसका पैसा किधर जा रहा है शहर के? मैंने वही आगाज में ही सवाल किया था कि अवाम भी ये पूछ रहे हैं और फिर अवाम के नुमाइंदे वसीम अख्तर साहब ये फिरमा रहे पैसा किधर लगा देते हैं आप लोग, वो तो बता दें हमें। देखिए जी, पैसा तो मेरे भाई वसीम के पास था, वसीम भाई पैसा कहाँ लगा रहे थे हमें नहीं, हमारे पास तो अब पैसा आया है तो अब हम लगाना शुरू करेंगे। और आप देखिएगा, मैं अपने भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, वसीम भाई को, कि वफाकी हुकूमत पे जोर डालें कि 100 रुपए 200 रुपए से किसी कराचीट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पहुंच गई हैं, आपकी गैस की प्राइस कहाँ पहुंच गई है, इमरान खान को किस यूनिट पे 10 रुपए यूनिट पे रखना था अपना बिजली को, अभी कहाँ पर 22-23 रुपए पे वो पहुंच गया है। आपके अशिया जो है उनकी कीमतें कहाँ हैं। आप मेडिसिन कम करवाएं, दवाइयां सस्ती करवाएं, इस 100-200 रुपए में कराचीइट्स को कोई इशू नहीं है, उनको ओके तैमूर साहब, आई एम रियली सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन हमें इसको कंटिन्यू करना है अगली डिबेट के लिए। फ़हीम साहब से भी ओपिनियन लेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, बट थैंक यू आज आप लोगों ने वक्त निकाला। वसीम अख्तर, फ़हीम उज़्ज़मा एंड तैमूर तालपुर साहब, सवाल ये था कि क्या टैक्स आयद होने जा रहा है। तैमूर का आखिरी नोट अगर मैं ले लूँ जिस पर, क्योंकि ज़ाहिर हुक्मरान जमात हैं तो उनकी बात को हमने सुनना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि 100-200 रुपए से कराची वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर ये टैक्स लग भी जाएगा तो इससे बेहतरी आएगी। लेकिन वसीम अख्तर साहब ये फरमा रहे थे कि टैक्स जो पहले ले रहे हैं उसकी मद में आपने कराची वालों को अभी तक क्या दिया है, शायद ये अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल बहैसियत कराची हाइट्स और बहैसियत पाकिस्तानी टैक्स देना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।